ये माही एक साथ कितनों को फंसाएगी। एक तरफ मेरा राघव इसका दीवाना है और दूसरी तरफ इस अमीरजादे को भी फंसा रखा है। माय गॉड, कोई सोच भी नहीं सकता कि इस भोली सी सूरत के पीछे इतनी चीपो लड़की छुपी है। आई एम श्योर होटल रूम में भी ये इस कबीर के साथ ही होगी। इसका असली चेहरा सबके सामने लाना ही होगा। अब देखो मैं क्या करती हूँ। सारिका गुस्से से एक शातिर मुस्कान लिए वहां से चली गई। कुछ देर बाद कबीर और माही एक दूसरे से अलग हुए। माही ने नजरें उठाकर कबीर को देखा जो मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। उसे मुस्कुराते देखकर माही की नजरें शर्म से झुक गई। बहुत खराब हो आप, ये बोलकर वो वहां से जाने लगी तो कबीर ने झट से उसकी कलाई पकड़ ली। उसने मुड़कर कबीर को देखा, फिर मुंह फेर कर मुस्कुराते हुए शरारत से बोली, आने से पहले लिपस्टिक साफ कर लीजिएगा। ये सुनकर कबीर ने उसकी कलाई छोड़ दी और रुमाल निकालकर अपने होंठ साफ करने लगा और माही बिना कबीर को देखे वहां से भाग गई। कबीर वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखकर मुस्कुराने लगा। माही दौड़ते हुए मंडप की ओर आई और रिया को देखकर उसके गले लग गई। वो लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अरे माही, क्या हुआ? रिया हैरानी से बोली और उसकी पीठ सहलाने लगी। माही रिया से अलग हुई और उसके चेहरे को देखने लगी। माही, ये तेरे चेहरे को क्या हुआ? रिया ने पूछा तो माही की आंखें बड़ी हो गई कि क्या क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। माही अपने चेहरे को छूकर संभालते हुए बोली, तेरे चेहरे की रंगत कुछ ज्यादा ही गुलाबी नहीं हो गई? क्या फिर से मेकअप करके आई है क्या? रिया ने आंखें छोटी करके पूछा। तू चुप कर, मैं क्यों बताऊं अपने चेहरे की रंगत का राज? तो क्या कबीर से मिलकर आ रही है? सच बता। रिया, तुम जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। माही झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोली और सामने नजर जाते ही कबीर को देख जल्दी से रिया के पीछे छिप गई। अरे क्या हुआ, किससे छिप रही है? रिया ने माही की नजरों का पीछा किया। कबीर को देखकर वो मुस्कुराते हुए बोली, ओहो, सैया जी से। माही ने उसे घूरा और सामने देखने को कहा। कबीर चारों तरफ नजरें घुमाकर माही को ही ढूंढ रहा था। तेरे सैया जी तुझे ही ढूंढ रहे और तू है कि उनसे छिप रही है। मैं हट जाऊं तेरे आगे से, बता। रिया ने कबीर को देखकर कहा। नहीं प्लीज, आगे से मत हटना। माही तुरंत धीरे से बोली। अरे क्या हुआ जो तू उनके सामने आने से इतना शर्मा रही है? बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछने लगी हो तुम, चुपचाप खड़ी रहो। माही ने कहा तो रिया चुप किए हुए खड़ी रही। कबीर अब भी माही को ढूंढ रहा था। कहाँ गई है? यहीं तो आई थी। कबीर इधर उधर देखकर बोला कि उसकी नजरें खुद को देखती एक जोड़ी खूबसूरत नजरों पर जाकर रुकी। वो माही की आंखें पहचान गया जो रिया के पीछे से कंधे और गर्दन के बीच से उसे ही झांक रही थी। और कबीर के देखते ही वो फिर से छुप गई। उसकी इस बचकानी हरकत पर कबीर के होंठों पर मुस्कान खिल गई। कबीर के चेहरे की मुस्कान देखकर कुछ ही दूर काउच पर बैठी महिमा भी उसे मुस्कुराता देखकर खुश हो गई। वो उठकर कबीर के पास आई। क्या बात है देवर जी, अकेले अकेले मुस्कुराया जा रहा है? कहीं इस मुस्कुराहट के पीछे हमारी देवरानी का हाथ तो नहीं? कबीर ने चौंक कर महिमा को देखा, फिर माही को देखकर बोला, भाभी माँ आपकी देवरानी ही है। बिल्कुल बच्चों सी हरकतें हैं उसकी। क्या क्या किया उसने? महिमा ने पूछा तो कबीर ने रिया की ओर इशारा कर दिया। महिमा ने भी उस तरफ देखा तो माही महिमा को देखकर फिर से छुप गई। महिमा भी मुस्कुराने लगी। देखा आपने कैसे छिप रही है मुझसे? वो छिप नहीं रही है, वो शर्मा रही है तुमसे। कुछ ज्यादा ही शर्माती है। कबीर ने एक गहरी सांस लेकर कहा। अरे देवर जी, आपने ऐसा क्या कर दिया जो वो ऐसे शर्मा कर छिप रही है आपसे? महिमा ने शरारती लहजे में पूछा। भाभी माँ प्लीज। कबीर ने उन्हें घूरा। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। तब तक तुम दोनों अपना ये मोमेंट एंजॉय करो। महिमा ने कबीर के कंधे थपथपाकर कहा और आकर फिर से काउच पर बैठ गई। शादी की रस्में होती चली गई और माही रिया की ओट से बीच बीच में कबीर को झांक कर देख लेती। दोनों की इस ताका झांकी पर सारिका की बराबर नजर थी। राघव और बाकी सारे दोस्त सोने चले गए थे। सिर्फ सारिका ही वहां थी जो माही की जासूसी कर रही थी। अब तक उसने माही के लिए कुछ प्लान्स भी अपने मन में बना लिए थे। शादी संपन्न हुई। पंडित जी की आवाज से दोनों की तंद्रा टूटी। सभी सिमरन और अर्जुन को मिलकर बधाई देने लगे। सिमरन और अर्जुन सभी बड़ों का आशीर्वाद लेने लगे। अर्जुन कबीर के गले लग गया और सिमरन माही के। थैंक यू माही, आज तुम्हारी वजह से ही ये दिन मेरी लाइफ में आया है। सिमरन बोली। मैंने कुछ नहीं किया सिमरन जी, ये तो आप दोनों का सच्चा प्यार है जो आप दोनों आज एक हो गए। माही बोल तो सिमरन से रही थी लेकिन नजरें कबीर पर ही थी। कबीर उसकी बातों का मतलब समझ रहा था।
नहीं भाभी, सिमरन सच कह रही है। अगर आप मुझे नहीं समझाती तो मैं अपनी सिमरन को खो चुका होता। अर्जुन ने कहा। अर्जुन भाई, अब आप भी। मैंने ऐसा भी कुछ नहीं किया, माही क्यूट सा फेस बनाकर बोली। और कबीर को माही की ऐसी बातों पर गर्व महसूस हो रहा था। ये सोचकर कि उसे इतनी समझदार पत्नी मिली है, उसे माही पर बहुत प्यार आ रहा था। सबसे मिलते मिलते विदाई का समय आ गया। सिमरन विदा होकर अर्जुन के साथ चली गई। तुम लोग भी आराम कर लो या फिर अर्जुन के घर जाना है? महिमा ने कबीर और माही से पूछा। भाभी माँ, आप लोगों को मैं घर छोड़ दूं, फिर फ्रेश होकर अर्जुन से मिलने जाऊंगा। कबीर ने माही को देखकर कहा। चलो माही और रिया। महिमा ने दोनों को भी बुला लिया। माही आसपास नजरें घुमाकर देखने लगी। कोई नहीं है माही, सब रात नहीं सोने चले गए थे। सारिका थी जो अभी कुछ देर पहले चली गई। रिया ने कहा तो माही ने राहत की सांस ली। चलिए भाभी, माही ने कहा। तीनों आकर कबीर की गाड़ी में बैठ गए। दादी माँ और अभिनव रात ही वापस आ गए थे। दादी माँ का इस उम्र में रात भर जागना सही नहीं था। रिया और महिमा पीछे और माही कबीर की बगल वाली सीट पर बैठ गई। कबीर ने माही को देखकर गाड़ी स्टार्ट की। उसके देखते ही माही खिड़की से बाहर देखने लगी। कबीर हल्के से मुस्कुराया और आगे देखकर ड्राइव करने लगा। कुछ ही देर में वो लोग घर पहुंच गए। माही और कबीर अपने कमरे में आए। माही अभी भी कबीर से नजरें चुरा रही थी। कबीर ने उसे एक नज़र देखा और फ्रेश होने चला गया। रात भर की थकी माही ने आलस में अंगड़ाई ली, अपना दुपट्टा निकालकर एक तरफ फेंका और सीधा बिस्तर पर गिर गई। गिरते ही उसने आंखें बंद कर ली। जब तक कबीर वॉशरूम से बाहर आया, माही गहरी नींद में जा चुकी थी। माही का आधा शरीर बेड से नीचे लटक रहा था। कबीर ने माही को ऐसे बच्चों की तरह बेफिक्री से सोते देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बिना चेंज किए ही सो गई, थक भी तो गई है। कबीर उसके पास आया और चेहरे पर आ रहे बालों को हटाकर उसके पैरों से सैंडल निकालकर पैर ऊपर कर ठीक से बिस्तर पर सुलाया और ब्लैंकेट उड़ाकर दूर हुआ। अलमारी से अपने कपड़े निकाले और चेंज कर बाहर आ गया, क्योंकि उसे फिर से अर्जुन के घर जाना था। दोपहर तक जब माही की नींद खुली तो खुद को उन्हीं कपड़ों में देख मुंह बनाने लगी। मैंने तो चेंज भी नहीं किया, ऐसे ही सो गई। उसने घड़ी में समय देखा। ओ गॉड, कितना टाइम हो गया। वो जल्दी से बिस्तर से उठ गई। नीचे हॉल में महिमा, दादी माँ और अभिनव बैठे बातें कर रहे थे। दादी माँ, मुझे लगता है कबीर और माही का रिश्ता पहले से बेहतर हो गया है। दोनों एक दूसरे की परवाह करने लगे हैं, शायद प्यार भी। तुम सच कह रही हो महिमा? अभिनव ने पूछा। महिमा ने सिर हिला दिया। अगर ये सच है ना महिमा, तो मैं मंदिर में माता रानी का भंडारा कराऊंगी और गरीबों में अन्नदान कराऊंगी। दादी माँ खुशी से बोली। हाँ दादी माँ, ये सच है, मैंने देखा है दोनों की आंखों में। दोनों जब साथ होते हैं ना तो उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है और सुकून भी। महिमा ने कहा। मेरे कबीर की भी जिंदगी में खुशियाँ आ जाएं। बहुत दर्द सहे हैं मेरे कबीर ने, लेकिन किसी से कोई शिकायत नहीं की, ना ही किस्मत से ना ही भगवान से। बस एक बार उसका परिवार भी पूरा हो जाए। कहते कहते दादी माँ की आंखें भर आई। ऐसा ज़रूर होगा दादी माँ, ऐसा ज़रूर होगा। भरोसा रखिए, मैंने अभी तक उम्मीद नहीं खोई है। महिमा ने दादी माँ की हथेली अपने हाथों में लेकर कहा। तुम्हारी उम्मीद पर ही तो हमारी भी उम्मीद कायम है महिमा। अभिनव ने कहा तो महिमा हौले से मुस्कुराई। उसी समय कबीर अंदर आते हुए बोला। किस उम्मीद की बात कर रहे हो आप लोग? ये सुनकर अभिनव महिमा की ओर देखने लगा तो उसने हौले से पलकें झपका दी। क्या हुआ, आप लोग चुप क्यों हो गए? कबीर ने दोबारा कहा। कुछ नहीं कबीर, हम तो इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि अब तुम्हारे माई के बच्चे हों और दादी माँ उन्हें अपनी गोदी में खिलाएं। अभिनव ने मजाकिया लहजे में कहा। भैया, सुबह सुबह कोई और मिला नहीं आपको टांग खींचने के लिए? मैं ही मिला हूँ क्या? अरे मजाक कहाँ, हम तो सीरियस हैं। अभिनव ने उसके कंधे पर हाथ रख अपनी ओर करते हुए कहा। ओ गॉड भैया, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में, कबीर उठते हुए बोला। हाँ जा जा, हम जानते हैं तुझे कमरे में जाने की जल्दी क्यों है। महिमा ने कहा तो कबीर फिर से बैठ गया। भाभी माँ, आप भी? कबीर बोला। बड़ी मुश्किल से तुम्हारी जिंदगी में ये पल आया है कि हम तुम्हें छेड़ रहे हैं, वरना तुमने तो बैरागी बनने का फैसला कर लिया था। वो तो माई का धन्यवाद कि वो तुम्हारी लाइफ में आई। महिमा ने कहा तो कबीर के चेहरे पर माई के बारे में सोचकर हल्की सी मुस्कान खिल गई, जिसे उसने अपने होठों में ही छिपा ली। मैं देखता हूँ वो उठी या नहीं, कबीर ने बात बदलते हुए कहा। अरे सोने दे बेटा, थक गई होगी, दादी माँ ने कहा। दादी माँ, देखता हूँ, फिर उसे हॉस्टल भी तो जाना है, कल से कॉलेज है उसका। छुट्टियाँ ख़त्म। कबीर, वो इस घर में रहकर भी तो कॉलेज और अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती है, उसका हॉस्टल में रहना ज़रूरी है क्या? दादी माँ के ये कहते ही कबीर ने उन्हें हैरानी से देखा। माई ने आपसे कुछ कहा है क्या?
नहीं, उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारे इस सवाल से ये लग रहा है कि वो भी हॉस्टल में नहीं रहना चाहती। दादी माँ उसकी आंखों में देखकर बोली, दादी माँ, मैंने तो उसी के लिए उसे हॉस्टल में ही रहने देने का डिसीजन लिया है। अभी तक बाहर से ये किसी को नहीं पता कि मेरी पत्नी कौन है, और मैं चाहता हूँ कि जब तक माही की पढ़ाई पूरी नहीं होती ये सच्चाई छिपी ही रहे तो अच्छा है। ये उसकी सेफ्टी के लिए भी सही है। मैं नहीं चाहता कि लोग उसे कभी राजपूत की बीवी के नाम से अभी से जाने। अचानक से उसके पढ़ती कॉलेज में सबका बर्ताव बदल जाएगा। मैं चाहता हूँ वो जैसे पहले रहती थी वैसे ही रहे, उस पर मेरे नाम का या मेरी पहचान का बोझ ना आए। एटलीस्ट तब तक तो नहीं जब तक उसकी पढ़ाई नहीं हो जाती। लेकिन कबीर, शादी के बाद तो ये बदलाव हर लड़की की ज़िंदगी में आते हैं, तो इसमें नया क्या है? मैं जानता हूँ भाभी माँ, ये बदलाव हर लड़की की ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन माही की ज़िंदगी में ये बदलाव बिना उसकी मर्ज़ी के ज़बरदस्ती आया है। और ये अनचाहा बदलाव उसकी लाइफ में अचानक आया है, जिसके लिए वो तैयार नहीं थी। फिर भी उसने हमारे खातिर, अपने पापा की खातिर ये शादी की है, तो ये ज़रूरी है कि हम भी उसकी इच्छाओं का ख्याल रखें। उस पर हमारी मर्ज़ी ना थोपें और ना ही ये शादी का रिश्ता। वो वैसे ही फ्री फ़ील करे जैसे शादी के पहले करती थी। बेटा, तुम कह तो बिल्कुल ठीक रहे हो, लेकिन क्या तुमने माही की मर्ज़ी जानी? तुम्हारी शादी को 5 महीने हो गए और इन 5 महीनों में बहुत कुछ बदल गया है। हो सकता है वो खुद तुम्हारे साथ इस घर में रहना चाहती हो। अब की बार दादी माँ ने कहा। दादी माँ ठीक कह रही हैं कबीर, अगर माही खुद तुम्हारे साथ यहाँ रहना चाह रही हो तो। अभिनव ने दादी माँ की बात का समर्थन करते हुए कहा। यह सुनकर कबीर को पिछली रात की माही की कही बातें याद आई कि जब देखो आप मुझे हॉस्टल छोड़ देते हो, मुझे नहीं रहना आपसे दूर रहना मुश्किल हो रहा है। आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते। क्या हुआ, किस सोच में हो कबीर? अभिनव की आवाज़ से उसकी तंद्रा टूटी। कुछ नहीं भैया, मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग जो कह रहे हो वो सब सही है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि माही का भी हॉस्टल में रहना ही सही है। उसकी स्टडी के लिए और सेफ्टी के लिए यही सही है। लेकिन कबीर, ये तो, मैं हॉस्टल जाऊंगी भाभी। महिमा अपनी बात पूरी करती उसके पहले ही माही की आवाज़ गूंजी। सबने पीछे मुड़कर देखा तो माही वहीं खड़ी थी जो अभी अभी नीचे आई थी। आप मुझे हॉस्टल छोड़ दीजिए, माही ने कबीर की ओर देखकर कहा। उसकी आंसू भरी आंखें कबीर से लाखों शिकायतें कर रही थी। कबीर को उसे ऐसे देखकर बहुत बुरा लग रहा था। तुम अगर नहीं जाना चाहती तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है बेटा, ये तुम्हारा घर है। दादी माँ ने माही के पास आकर कहा। नहीं दादी माँ, इन्होंने जो फैसला लिया है वो सही है। मेरा हॉस्टल में रहना ही ठीक है, माही ने सिर नीचे कर लिया। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, उन्होंने उसके सिर पर हाथ रख दिया। मैं बैग लेकर आती हूँ, माही ने कबीर की ओर देखा कर कहा और ऊपर अपने कमरे में चली गई। नाराज कर दिया उसे, रुला दिया ना बच्ची को। कबीर, इससे तो ये साफ पता चलता है कि वो तेरे साथ रहना चाहती है, महिमा ने कबीर से कहा। कबीर ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं जाकर देखता हूँ, कबीर ऊपर जाने लगा। माही बिस्तर में मुंह छिपाए जोर जोर से रो रही थी। कबीर कमरे में आया तो उसके रोने की आवाज़ सुनकर उसके कदम ठिठक गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता बेड के पास आया और बहुत हिम्मत करके उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, माही। माही ने पलटकर देखा, उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। रोते रोते उसकी हिचकियां बंध गई थी। कबीर ने उसके आंसू पोंछे। बहुत खराब हूं ना मैं, ये बोलकर उसको अपने सीने से लगा लिया। माही का रोना और बढ़ गया। उसने कसकर कबीर को अपनी बाहों में भींच लिया। आप क्यों हर बार ऐसा करते हैं, हमेशा अपनी मर्जी चलाते हैं? माही रोते हुए बोली, तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन ये तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। कबीर ने उसका सिर सहलाते हुए कहा। ये सुनकर माही उससे अलग हुई और गुस्से से बोली, तो फिर ठीक है, छोड़ दीजिए मुझे। मेरी पढ़ाई की आपको मुझसे ज़्यादा चिंता हो रही है ना? ग्रेट, तो अब देर क्यों कर रहे हैं, छोड़ दीजिए मुझे हॉस्टल। ओ नहीं, आप क्यों जाएंगे छोड़ने? आप मत आना, अगर किसी ने आपको देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। कल के न्यूज़पेपर की हेडलाइन होगी ये। तो आप एक काम कीजिए, आप ड्राइवर को बोल दो वो मुझे छोड़ आएगा हॉस्टल तक। माही ने तंज करते हुए कहा। माही, माही, तुम इतना क्यों नाराज़ हो रही हो, समझने की कोशिश करो। कबीर समझाते हुए बोला, नहीं समझना मुझे कुछ भी, मैं नीचे जा रही हूँ। मन करे तो आ जाना, वरना मैं अकेले ही चली जाऊंगी। माही ने अपना बैग लिया और कमरे से बाहर आ गई और जाते जाते दरवाज़ा इतनी ज़ोर से पटक दिया कि उसकी गूंज पूरे घर में हुई। नीचे खड़े सभी लोग आश्चर्य से ऊपर देखने लगे। कबीर ने अपना सिर पीट लिया। ओ गॉड, है महादेव, ये छुई मुई सी लड़की तो एकदम झांसी की रानी निकली, और इसका गुस्सा तो मुझसे भी खतरनाक है, ज्वालामुखी की तरह फटा है। कबीर ने सिर पर हाथ रखकर कहा और माही के बारे में सोचकर जल्दी से नीचे आया। दादी माँ, ड्राइवर से कहिए कि मुझे हॉस्टल छोड़ दे, माही ने शांत लहजे में कहा।
बेटा नाराज़ होकर जा रही हो कबीर से? दादी माँ ने कहा। नहीं दादी माँ, उन्होंने जो भी फैसले लिया है वो मेरे लिए सही है, तो नाराज़गी की कोई बात ही नहीं है। माही फीका सा मुस्कुरा दी। ठीक है बेटा, जाओ मन लगाकर पढ़ना और जब मन करे यहाँ आ जाना, बिना किसी से पूछे। ये तुम्हारा घर है, यहाँ आने के लिए किसी की मर्जी और इजाज़त की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। दादी माँ ने उसके गाल छूकर कहा, जी दादी माँ। माही ने मुस्कुराकर कहा और दादी माँ के पैर छू लिए। खुश रहो। दादी माँ ने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। माही की नज़र ऊपर कबीर पर गई, जो सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। आप लोग कुछ दिन रुकोगे ना दादी माँ? माही ने कबीर को देखकर कहा। नहीं, हम भी कल सुबह चले जाएंगे, जवाब अभिनव ने दिया। माही अभिनव के पैरों में झुकी तो अभिनव ने रोक दिया। कहा था ना मेरे पैर मत छूना। जी, मैं भूल गई। माही मुंह बनाकर बोली तो अभिनव ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रख दिया। माही महिमा के पास आई तो महिमा ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। कुछ नहीं कहूंगी तुमसे, ना ही कोई सलाह और ना ही कोई सिफारिश। बस इतना कहूंगी कि कबीर को कभी गलत मत समझना। वो जो भी करेगा तुम्हारे अच्छे के लिए ही करेगा। महिमा की बात पर माही ने हौले से सिर हिला दिया। कबीर नीचे आया तो महिमा ने उसे आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया, तो कबीर ने सब ठीक है के इशारे में अपनी पलकें झपका दी। कबीर माही के बगल से आगे निकल गया। तब तक ड्राइवर ने पार्किंग से गाड़ी निकाल ली थी। कबीर ने ड्राइवर को बाहर आने का बोल खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। माही भी सबसे मिलकर गाड़ी में बैठ गई। कबीर ने एक नज़र माही को देखा, जो मुंह फुलाए बैठी थी। उसने गाड़ी स्टार्ट की और बाहर देख आगे बढ़ा दी। उनके जाते ही दादी माँ और महिमा एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगी और अभिनव उन्हें हैरानी से देखने लगा। क्या हुआ आप दोनों को? आप दोनों ऐसे क्यों हंस रही हैं? कोई साइलेंट जोक सुनाया गया क्या? मुझे भी बताओ। अभिनव बोला। आप नहीं समझे ना, महिमा ने हंसते हुए कहा। तो अभिनव ने ना में सिर हिलाया। मैं आपको समझाती हूँ। महिमा हंसते हंसते बोली। अरे भाई, पहले हंस लो फिर बता देना, अभिनव ने मुंह बनाकर कहा और ऊपर जाने लगा। रुकिए मैं बताती हूँ, महिमा बामुश्किल अपनी हंसी रोक कर बोली। अभिनव रुक गया और महिमा के कहने का वेट करने लगा। आपने कुछ नोटिस किया? क्या? अपने कबीर को? कबीर को? कबीर को क्या हुआ? यार खुल के बोलो, ये पहेलियाँ क्यों बुझा रही हो? अभिनव झुंझलाते हुए बोला। ओहो, आप बिना आपने कबीर को नहीं देखा? कैसे? माही के सामने चुप हो गया था। एक आवाज़ नहीं निकली उसकी। माही के गुस्से को देखकर कैसे शांत था। आज तक कबीर को हमने गुस्सा करते हुए देखा है, दूसरों की बोलती बंद करते हुए देखा है। मजाल है जो कबीर किसी की एक भी बात सुन ले, लेकिन माही के सामने उसने एक शब्द भी नहीं कहा। हमेशा सबको अपनी नज़रों से ही शांत कराने वाला आज अपनी बीवी के सामने खुद चुप था। बिल्कुल सही लड़की मिली है कबीर को, माही ज़रूर उसे ठीक कर देगी। ओ हेलो, तुम्हें बड़ा मज़ा आ रहा है मेरे भाई को ऐसे देखकर? अभिनव बोला। और नहीं तो क्या, दुनिया के सामने शेर बनकर घूमने वाला द ग्रेट कबीर राजपूत बीवी के सामने भीगी बिल्ली बन गया। सबको अपने कदमों में झुकाने की हिम्मत रखने वाले की जुबान अपनी ही पत्नी के आगे नहीं चली। महिमा ने दादी माँ की ओर देखकर कहा और दोनों फिर खिलखिला पड़ी। हाँ हाँ हंस लो, लेकिन आखिर कबीर ने की तो अपने मन की ही ना। माही को हॉस्टल छोड़ने गया ही ना। अभिनव बोला। वो कुछ भी हो, लेकिन आज बहुत मजा आया, क्यों दादी माँ? हाँ बेटा, सही कहा महिमा तुमने। आज एक बात का यकीन हो गया कि माँ ही है जो हमारे कबीर को अतीत के अंधेरों से खींचकर रोशनी में ले आएगी। मुझे भी यही लगता है दादी माँ। महिमा ने कहा। चलो देखते हैं आगे क्या होता है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभिनव बोला। यही उम्मीद है, दादी माँ बोली। चलो तैयारी कर लो, हमें कल सुबह इंदौर के लिए भी निकलना है, अभिनव ने कहा और अपने कमरे में चला गया। कबीर और माही गाड़ी में थे। कबीर कार ड्राइव कर रहा था और बीच बीच में माही को एक नज़र देख भी लेता, लेकिन माही ने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा। दो तीन बार उसने कुछ बोलने की कोशिश भी की, लेकिन माही ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर में गाड़ी हॉस्टल पहुंच गई। माही ने खिड़की से बाहर देखा और अपना बैग लेकर गाड़ी से बाहर आई। वो बिना कबीर की ओर देखे जाने लगी। माही कबीर की आवाज़ से चलते कदम रुक गए। क्या एक बार मुझे मुड़कर देखोगी भी नहीं? इतना नाराज़ हो मुझसे? कबीर ने कहा तो माही की आंखें भर आई। वो पलटने को हुई मगर बीच में ही रुक गई और अपने मन को कड़ा किए बिना कबीर की ओर देखे आगे जाने लगी। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो फ़ोन कर देना, कबीर ने फिर से कहा तो माही के कदम फिर से रुक गए। वो फीका सा मुस्कुराई, लेकिन मुड़कर कबीर की ओर नहीं देखा। जिंदगी में सिर्फ प्यार की ज़रूरत होती है और किसी चीज़ की नहीं। बाकी ज़रूरतें तो फिर भी पूरी हो जाती हैं, लेकिन प्यार की नहीं, माही ने बिना मुड़े ही कहा और आगे बढ़ गई। कबीर वहीं खड़े माही को देखता रहा जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई।
माही तो चली गई लेकिन उसके कहे शब्द कबीर के कानों में गूंजते रहे। बाकी जरूरतें तो फिर भी पूरी हो जाती हैं लेकिन प्यार की नहीं। ये शब्द कबीर को बेचैन कर गए। उसका मन किया अभी जाए और माही का हाथ पकड़कर अपने साथ ले आए, लेकिन कुछ सोचकर रुक गया। अपने दिल को मजबूत कर उसने गाड़ी घुमा ली। माही अपने रूम में आई और खिड़की से नीचे देखने लगी। कबीर चला गया था। माही बिस्तर पर पड़े रोने लगी। शाम को जब रिया रूम पर आई तो माही को सोया हुआ देख उसके पास आकर उठाने लगी। अरे माही, तुम कब आई? मुझे लगा तुम आ जाओगी नहीं। मुझे तो सुबह की क्लास मिस नहीं करनी थी, इसलिए मैं आ गई। ये बोलकर रिया ने उसे उठाया। क्या हुआ? तू इस समय क्यों सो रही है? थक गई है क्या? नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा सिर में दर्द था रात भर जागने से। माही उठी और बाथरूम में जाकर मुंह धोकर आई। यार माही, तेरी फैमिली तो बहुत अच्छी है। खास करके भाभी कितनी प्यारी है ना। ऐसा लगता ही नहीं तेरी जेठानी है। तुझसे बहुत प्यार करती है। सभी अच्छे हैं। दादी माँ, भाभी, भैया सभी। और कबीर? रिया ने पूछा तो माही ने रिया को देखा, फिर बोली, हाँ वो भी बहुत अच्छे हैं, कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं। माही तंज भरे लहजे में बोली, क्या हुआ माही? रिया को उसका तंज समझ नहीं आया। नहीं कुछ नहीं, तू बता आज क्लास में क्या हुआ? तू मुझे नोट्स दे देना, कोई प्रैक्टिकल तो नहीं था ना आज? माही बात बदल कर बोली, मेरी तरफ देख, तू इतनी कैजुअली क्यों बिहेव कर रही है? रिया ने उसके सामने खड़े होते हुए कहा, कुछ नहीं यार, बस अब सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है और कुछ नहीं। सब ठीक है ना? हाँ सब बिल्कुल ठीक है। चल आज क्या क्या हुआ क्लास में बता। माही ने बात का रुख मोड़ दिया और अब दोनों अपनी पढ़ाई को लेकर बात करने लगी। कबीर जब माही को छोड़कर घर पहुंचा तो महिमा उसे लिविंग एरिया में ही मिल गई। छोड़ आए माही को? महिमा की आवाज़ पर कबीर उनकी ओर गया। हाँ भाभी माँ, छोड़ आया। बहुत नाराज़ हो गई थी ना। बच्ची है वो अभी, इसलिए ना समझे, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। लेकिन कबीर, तुम उसे अपने साथ रखना क्यों नहीं चाहते? भाभी माँ, नोट अगेन प्लीज़। मैं किसी को अब कोई सफाई नहीं देना चाहता। मैं जो कर रहा हूँ माही के लिए वही ठीक है। ठीक है, मैं कोई सवाल नहीं करूँगी, महिमा ने कहा तो कबीर ने भी सिर हिला दिया। दादी माँ कहाँ हैं? कबीर ने पूछा। अपने कमरे में हैं, आराम कर रही हैं, जाकर मिल लो। नहीं अभी नहीं, बाद में मिल लूँगा, कबीर ने कहा और ऊपर कमरे में जाने लगा। महिमा सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए कबीर को देखकर बोली, पता नहीं तुम्हारे मन में क्या है कबीर, लेकिन माही की आंखों में तुम्हारे लिए सिर्फ प्यार देखा है, सिर्फ प्यार। और जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है तुम अब ज़्यादा दिन उससे दूर नहीं रह सकते। रात के समय माही का फ़ोन बार बार रिंग हो रहा था, लेकिन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर माही कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। क्या हुआ? तू फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? कब से रिंग हो रहा है? रिया ने कहा। कुछ नहीं, स्पैम कॉल है, माही ने कहा और फ़ोन साइलेंट पर कर दिया। तो ब्लॉक कर दे। कर दिया, माही ने कहा और फ़ोन काट दिया। फ़ोन कबीर का था जो कब से माही को कॉल कर रहा था। ये लड़की भी ना, गुस्सा तो नाक पर है इसके। अब इतना नाराज़ होने की क्या बात है? मैं जो भी कर रहा हूँ इसी के लिए कर रहा हूँ, कैसे समझाऊँ अब इसे? कबीर ने फ़ोन को देख कर कहा और गुस्से से फ़ोन पटक दिया। फ़ोन दो टुकड़े हो गया। कबीर के बार बार फ़ोन करने पर भी जब माही ने फ़ोन नहीं उठाया तो कबीर का गुस्सा होना भी लाजमी था। दोनों की रात आंखों में ही बीती। सुबह दादी माँ, महिमा और अभिनव इंदौर जाने के लिए रेडी होकर नीचे कबीर का ही वेट कर रहे थे। कबीर भी तैयार होकर नीचे आया। अरे आप लोग रेडी भी हो गए जाने के लिए? हाँ भाई, फ्लाइट टाइम पर है, अब तुम्हारा वेट तो करेगी नहीं, अभिनव बोला। भैया, कबीर उनके गले लग गया। दादी माँ अपना ख्याल रखना, कबीर ने दादी माँ के पैर छूकर कहा। तुम्हारी दादी माँ का ख्याल रखने के लिए मैं हूँ कबीर, तुम अपना ख्याल रखना, महिमा बोली। आप भी अपना ख्याल रखना भाभी माँ, कबीर ने कहा। माई को जल्दी मना लेना, ज़्यादा दिन नाराज़ मत रहने देना, महिमा ने धीरे से कबीर से कहा। जी भाभी माँ, कबीर ने कहा। उसी समय घर का लैंडलाइन रिंग हुआ। पास ही खड़ी महिमा ने फ़ोन उठाया। फ़ोन कबीर के असिस्टेंट सुमित का था। भाभी सर हैं? हाँ अभी देती हूँ, महिमा ने फ़ोन कबीर को दे दिया। हेलो, कबीर ने कहा। सॉरी सर, आपका फ़ोन नहीं लग रहा था इसलिए। सर वो आज यूएस वाले क्लाइंट के साथ मीटिंग है। हाँ मुझे याद है, मैं आ रहा हूँ। यस सर, और हाँ मेरे लिए एक नया फ़ोन मेरे टेबल पर रेडी चाहिए विद ऑल डिटेल्स। यस सर, सुमित ने कहा और फ़ोन रख दिया। कबीर जैसे ही पलटा सभी उसे घूर रहे थे। वाट, ऐसे क्यों देख रहे हो सारे? कबीर बोला, मतलब एक और फ़ोन टूटा? महिमा बोली। भाभी माँ वो, कबीर को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। माही ने फ़ोन नहीं उठाया ना? महिमा ने पूछा तो कबीर इधर उधर देखने लगा। महिमा ने कबीर को देखा, फिर दादी माँ की ओर। दोनों एक दूसरे को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी और अभिनव उन दोनों को नासमझी से देख रहा था। उसे समझ नहीं आया कि इसमें खुश होने की क्या बात है। वो झुंझलाकर बोला, अब हम चलें वरना देर हो जाएगी।
हाँ चलो, दादी माँ बोली और कबीर के सिर पर हाथ फेर कर आगे बढ़ गई। महिमा भी कबीर को देखकर बाहर आ गई। ओके कबीर, बाय, टाइम मिले तो इंदौर आ जाना और अपना ख्याल रखना। जी भैया, कबीर ने कहा और सभी गाड़ी में बैठकर इंदौर के लिए रवाना हो गए। उनके जाने के बाद कबीर भी ऑफिस चला गया। वहीं दूसरी तरफ कैंटीन में माही, रिया और सुमन के साथ बैठी कॉफी पी रही थी कि राघव, अमन और निखिल भी उन्हीं के पास वाली चेयर पर आकर बैठ गए। हाय माही, तुम कब आई? राघव ने पूछा। कल ही आ गई थी, माही ने कहा। माही, हमारा मेडिकल कैंप जाने वाला है, तुम तो चलोगी ना? राघव ने पूछा। हाँ, जाना तो पड़ेगा ना। वैसे कहाँ जा रहे हैं कैंप? पता तो नहीं पता, लेकिन राजस्थान के किसी गांव जाने वाले हैं, निखिल ने जवाब दिया। यार वहाँ कितनी गर्मी होगी, तभी सुमन बोली। नहीं यार, मजा आएगा रेगिस्तान में, रिया बोली। क्या खाक मजा आएगा उस धूल मिट्टी में, सारिका ने बड़े एटीट्यूड से कहा, जो अभी अभी वहाँ आई थी। नहीं यार, वहाँ दिन में जितनी तपती गर्मी होती है और रातें उतनी ही सुहानी होती हैं। दिन और रात दोनों अलग अलग होते हैं, राघव ने कहा। हाँ बिल्कुल, कुछ लोगों की तरह जिनके अलग अलग चेहरे होते हैं, किसी के सामने कुछ तो किसी के सामने कुछ और। सारिका ने माही को देखकर तंज करते हुए कहा। सारिका की नजरें खुद पर ठहरी। देख, माही ने पूछ ही लिया। मतलब क्या है तुम्हारा? कुछ नहीं, मैं तो जनरली कह रही थी। जैसे कुछ लोग वैसे तो सबके सामने बहुत शरीफ बनते हैं, लेकिन असलियत तो कुछ और ही होती है उनकी। सारिका ने टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहा। माही को उसकी गोलमोल बातें कुछ खास समझ नहीं आई। छोड़ ना सारिका, तुम्हें नहीं जाना है तो कोई बहाना बना लो, राघव ने कहा। अरे नहीं, मैं तो जाऊंगी, कुछ सीखने ही मिलेगा और ये हमारे स्टडी का हिस्सा भी है, तो जाना तो पड़ेगा ना, सारिका बोली। लेकिन जाना कब है? घर पर इन्फॉर्म भी तो करना होगा, रिया बोली। हाँ यार, मैंने सुना है ऐसे कैंप पर फोन नेटवर्क नहीं रहते, अमन बोला। तू क्यों परेशान हो रहा है? तेरे घर से कौन से फ़ोन आते हैं? बस तेरी गर्लफ्रेंड है जिससे तू खुद बात करने से बचता है, निखिल ने अमन की टांग खींचते हुए कहा। यार तुझे मैं ही मिला क्या इस राघव की टांग खींचना? अमन ने निखिल को पीठ पर एक मुक्का जड़ते हुए कहा। क्या तुम दोनों जब देखो झगड़ते रहते हो? और अभी से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब जाना होगा तब कॉलेज से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा हमें, राघव ने दोनों को रोक कर कहा। राघव का सारा ध्यान माही पर था, जो आज उसे गुमसुम सी और कहीं खोई खोई लगी। माही, क्या बात है, तुम बहुत चुप चुप हो, राघव ने पूछा। कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही, शायद थकान का असर है। ओके, मैं बाद में मिलती हूँ, मेरी क्लास है। माही चली गई, साथ में रिया और सुमन भी। राघव उसे जाते हुए देखता रह गया। भाई तू जल्दी से कुछ कर, वरना ऐसे ही जाते देखते रह जाएगा उसे, अमन बोला। आजकल की लड़कियों का क्या भरोसा, उनके मन में क्या होता है किसी को नहीं पता। चेहरे पर कुछ और, मन में कुछ और, सारिका बोली। माई ऐसी नहीं है सारिका, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, राघव बोला। तुम क्या जानो? क्या तुम इतने यकीन से कह सकते हो कि तुम उसे अच्छे से जानते हो? सारिका भी तेश में आकर बोली। तुम्हें हो क्या गया है सारिका? जब से शादी से आए हैं तुम माही को लेकर कुछ ज्यादा ही नेगेटिव बातें करने लगी हो, राघव सारिका पर गहरी निगाह डालकर बोला। नहीं बस ऐसे ही, वो तो बस, सारिका इसके आगे कुछ बोलती उसके पहले ही राघव बोला। अगर तुम उस कबीर की वजह से सब बोल रही हो तो मैं तुम्हें क्लियर कर दूं। माही का कबीर से कोई लेना देना नहीं है, लेना देना तो है, बहुत है, लेकिन मैं अगर अभी कुछ तुम्हें कहूंगी ना तो तुम्हें यकीन नहीं होगा, सारिका मन ही मन बोली। क्या हो गया सारिका, क्या सोच रही हो? राघव ने कहा तो सारिका जैसे नींद से जागी। कुछ नहीं, कुछ नहीं, सारिका ने कहा और वहां से उठकर चली गई। कुछ दिन यूं ही बीते। कबीर माही को फोन कर करके थक गया, लेकिन माही ने उसका कॉल रिसीव नहीं किया। माही का नाराज होना भी लाजमी था, लेकिन कबीर को माही से बात ना हो पाना खल रहा था। सिमरन और अर्जुन भी अपनी नई नई शादी में बिजी थे, इसलिए उसने सिमरन की भी हेल्प नहीं ली। कबीर का एटीट्यूड ही कुछ ऐसा है कि वो जल्दी से किसी से अपने मन की बात नहीं कहता। कबीर रोज माही के हॉस्टल चक्कर लगाता, लेकिन माही भूले से कभी खिड़की पर ही नहीं आती। माही को एक झलक देखने के लिए, उससे बात करने के लिए अब कबीर बेचैन हो गया। हालांकि उसके सीक्रेट गार्ड माही की सारी खबर कबीर को देते रहते, लेकिन उससे कबीर को सुकून कहाँ था। आखिर कबीर से जब रहा नहीं गया तो उसने सोच लिया अब उसे क्या करना है। दूसरे दिन सुबह कबीर पहुंच गया माही के कॉलेज। सुमित ने डीन को पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया था कि कबीर आने वाला है। वो अपने केबिन में बैठे कबीर के आने का ही वेट कर रहे थे। कबीर के आते ही डीन ने अपनी चेयर से उठकर कबीर को तुरंत ग्रीट किया। हेलो मिस्टर राजपूत, हाउ आर यू? डीन बड़ी ही गर्मजोशी से कबीर से मिले। आई एम गुड सर, कबीर ने कहा। आप यहाँ कोई खास काम? नहीं, कोई खास काम नहीं। जैसा कि आपने पिछली बार कहा था कि मैं चाहूँ तो इस कैंपस में घूमकर देख सकता हूँ कि किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, लेकिन उस समय मेरे पास टाइम नहीं था।
तो सोचा क्यों ना आज देख लूं, कबीर ने एटीट्यूड से कहा। यस ऑफ कोर्स सर, चलिए ना। आप जैसे लोगों की वजह से ही तो इस इंस्टीट्यूशन का इतना नाम है। यहाँ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। हम इस सिलसिले में और भी काम कर रहे हैं, डीन ने उठते हुए कहा, और कबीर भी साथ उठ गया। दोनों केबिन से बाहर आए, दोनों कॉरिडोर से होते हुए आगे बढ़ गए। साथ में सुमित और कॉलेज के मैनेजमेंट से कुछ लोग थे। कबीर आंखों पे ग्लासेस चढ़ाए, एक हाथ पॉकेट में डाले, बड़े ही एटीट्यूड से चले जा रहा था, और उसके पीछे पीछे उसे देखने के लिए लड़कियों की लाइन थी। अपनी नज़रों को चारों तरफ घुमाकर वो माही को ही ढूंढ रहा था। मन ही मन बोला, ये सरबिना सच ही कहा है किसी ने, प्यार में आदमी पागल हो जाता है। सर को देखो कैसे अपनी वाइफ के लिए यहाँ तक आ गए। कबीर जहाँ जहाँ जाता वहाँ वहाँ सभी उसे विस्मित होकर देखने लग जाते। उसका स्वैग ही कुछ ऐसा था। अब तक ये खबर सारिका तक भी पहुंच गई थी। सारिका तो वैसे भी मौके की तलाश में थी। वो समझ गई कि कबीर यहाँ सिर्फ माही के लिए ही आया है। माही इस समय क्लास में थी। उसका लेक्चर जस्ट अभी अभी ख़त्म हुआ था। वो क्लास में आई और माही का हाथ पकड़कर बाहर ले जाते हुए बोली, माही तुम्हें पता है कॉलेज में कौन आया है? कौन? माही ने पूछा और रिया को इशारा किया। रिया ने नाम में गर्दन हिलाकर कंधे उचका दिया। ओहो, तुम रिया को क्या देख रही हो? चलो मेरे साथ, तुम्हें बताती हूँ। सारिका माही को खींचती हुई क्लास से बाहर ले जाने लगी। माही ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। चल रही हूँ, तुम ऐसे खींच क्यों रही हो? सारिका माही को क्लासरूम से बाहर खींचे जा रही थी और माही ने उसे रोक दिया। सारिका ने पलटकर देखा तो माही के पीछे कुछ ही कदम की दूरी पर कबीर था, जो उनकी तरफ ही आ रहा था। सारिका ने माही को खुद की तरफ खींचा, फिर अचानक से उसे हल्का धक्का देकर छोड़ दिया। माही गिरती उसके पहले कबीर ने पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में थाम लिया। इस समय माही की पीठ कबीर के सीने से टकराई, इसलिए वो कबीर को देख तो नहीं पाई, लेकिन कबीर की खुशबू, उसकी छुअन माही पहचान गई। उसने तुरंत पलटकर देखा तो उसके सामने कबीर होंठों पर मुस्कान लिए खड़ा था। माही एकटक उसे देखने लगी। उसने सोचा भी नहीं था कि कबीर से मुलाकात हो जाएगी। इस समय वो अपना गुस्सा, कबीर से अपनी नाराज़गी सब भूल बैठी थी। हवा में जैसे कोई जादू हुआ हो और आसपास के सब लोग जैसे स्टेच्यू हो गए हों। माही को अपने आसपास की कोई सुध ही नहीं थी। जैसे वो अपने भरे नैनों से मुस्कुराते हुए कबीर को देखकर बहुत प्यार से उसके चेहरे को छूते हुए बोली, आप क्या आप सच में हैं? कबीर ने हाँ में गर्दन हिलाई। उनको ऐसे देखकर सुमित सिचुएशन संभालने के बारे में सोचने लगा। वहीं डीनी ये सोचने लगे कि कहीं कबीर नाराज ना हो जाए, और सारिका सोचने लगी कि इस माही में ऐसा क्या है जो हर कोई उसका दीवाना हुआ बैठा है। रिया मुंह खोले दोनों को देख रही थी। तब तक राघव भी वहां आ गया। कबीर और माही को एक दूसरे में खोए हुए देखकर वो गुस्से से आगे बढ़ा। सारिका ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। मिस्टर राजपूत, ये माही है इस कॉलेज की होनहार स्टूडेंट। आखिर में डीन ने ही बात संभालने के इरादे से कहा। डीन की आवाज़ से दोनों चौंक कर अलग हुए। मिस माही, ये कबीर राजपूत हैं, तुम तो जानती ही होगी इन्हें, डीन ने कहा। यस सर, इन्हें कौन नहीं जानता, माही ने कहा तो कबीर ने एक आईब्रो उठाकर माही को देखा। थैंक यू मिस्टर राजपूत, आपने माही को गिरने से बचा लिया, डीन ने कहा तो माही भी बोली, ओह यस थैंक यू मिस्टर राजपूत, आपने गिरने से बचा लिया, वरना मुझे चोट लग जाती। कबीर फिर से उसे घूरने लगा। डीन कबीर को आगे की ओर हाथ बढ़ाकर कबीर को आगे ले गए। कबीर ने सुमित को कुछ इशारा किया तो सुमित तुरंत माही के पास आया और माही को एक बैग थमाते हुए बोला, ये सर ने आपके लिए दिया है। क्या है इसमें? माही ने पूछा। पता नहीं मैम, लेकिन सर सिर्फ आपके लिए यहाँ आए हैं, इस सिर्फ ये देने के लिए। तुम्हारे सर पागल है क्या? इनके दिमाग का इलाज कराओ। क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की? वैसे तो हमारा रिश्ता सबसे छुपा कर रखा है, अब आ गए यहाँ पर मिलने, माही मुंह बनाकर बोली। वो आप सर से बात कर लेना मैम। सुमित हल्के से मुस्कुराया और वहां से चला गया। दूर खड़े राघव और सारिका ने यह सब देखा। उसने सारिका से हाथ छुड़ाकर कहा, क्यों रोका मुझे? मैं आज उस कबीर से सवाल पूछ कर ही रहता कि क्यों पीछे पड़ा है वो माही के। ठड़की कहीं का। देखो तो यहाँ तक पहुँच गया, शादीशुदा होकर भी एक कॉलेज की लड़की के पीछे पड़ा हुआ है। राघव वो डीन के साथ था और तुम भूल रहे हो कि माही भी उसे बराबर लाइन दे रही थी, सारिका ने कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? राघव गुस्से से बोला। मतलब ये कि तुमने देखा नहीं, उसके आदमी ने माही को कोई पैकेट थमाया। जरूर उसमें कोई महंगा गिफ्ट होगा और माही ने वो बड़ी आसानी से ले भी लिया। आई टेल यू राघव, माही जैसी दिखती है वैसी नहीं है। कुछ तो ऐसा है जो हम सबसे छिपा रही है, सारिका ने कहा तो राघव भी सोच में पड़ गया। उसे माही का और कबीर का शादी में डांस करना याद आ रहा था। एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखना याद आ रहा था। लेकिन फिर भी माही के लिए उसके मन में कोई गलत विचार आते ही नहीं थे। उसकी नज़र में तो सारा कसूर सिर्फ कबीर का था।
इधर कबीर अपनी माई को देखकर अपना मन और आंखें तृप्त कर अब वापस जाने लगा। डीन से इस इंस्टीट्यूशन की बेहतरी के लिए कुछ डिस्कस कर वो कैंपस से बाहर आ गया। पीछे पीछे सुमित भी दौड़ता हुआ आया और कबीर के लिए डोर खोल खुद दूसरी ओर से आकर बगल में बैठ गया। पैकेट देते वक्त माही ने कोई सवाल नहीं किया। कबीर ने पूछा, नहीं सर, ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैम ने पूछा इसमें क्या है, तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, सुमित ने जवाब दिया। ये बोलकर कबीर खिड़की से बाहर देखने लगा। माही ने रूम में आकर दरवाज़ा बंद कर लिया और आंखें बंद कर अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को शांत करने लगी। कबीर की छुअन के एहसास से वो अब तक बाहर नहीं आई थी। उसने खुद को शांत किया और बेड पर बैठकर कबीर का दिया हुआ पैकेट खोलने लगी। पैकेट में क्यूट सा वाइट कलर का टेडी बियर था जिस पर लिखा था सॉरी। माही के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। पैकेट में कुछ चॉकलेट्स और एक नोट था। माना कि नाराज हो बहुत, लेकिन एक बार फोन उठाकर अपनी सांसों का शोर ही सुना देती। कम से कम ये तसल्ली हो जाती कि तुम ठीक हो और मेरी बेचैनियों को चैन मिल जाता। तुम्हारे लिए नया फ़ोन है, अगर पुराने फ़ोन में कोई ख़राबी हो तो इसे यूज़ कर लेना, लेकिन अब से मेरा कॉल रिसीव कर लेना। माई ने तुरंत पैकेट के अंदर झांक कर देखा, उसमें एक मोबाइल भी था। ओ, तो जनाब को ये सब भी करना आता है, लेकिन मैं भी मिसेज कबीर राजपूत हूँ, इतनी आसानी से नहीं मानूंगी, माही ने कहा और मुस्कुराने लगी। वो जैसे ही फ़ोन ऑन करने को ही कि कुछ सोचकर रुक गई और सारा सामान अलमारी में रख दिया। रात में कबीर माही को फ़ोन करने लगा, लेकिन उसका फ़ोन साइलेंट पर होने की वजह से माही को पता ही नहीं चला और उस पर वो अपनी बुक में ऐसी डूबी कि उसे वैसे ही नींद आ गई। ये लड़की भी ना बहुत ही ज़िद्दी है। कबीर ने अपना सिर झटका और वो भी आकर सो गया। दूसरे दिन सुबह माही ने जब अपना फ़ोन देखा तो उस पर कबीर के 10 मिस कॉल थे। माही ने अपनी आंखें मींच ली। ओह गॉड! इनके इतने सारे मिस्ड कॉल! रात कब सो गई पता ही नहीं चला। उसने कबीर को कॉल किया, लेकिन इस बार कबीर ने फ़ोन नहीं लिया। लगता है अब ये नाराज़ हो गए, माही खुद से ही बोली। वो जल्दी जल्दी रेडी हुई और क्लास के लिए चली गई। 2 दिन बाद माही रिया के साथ मॉल आई। कैंप पर जाने के लिए कुछ ज़रूरत की चीज़ें दोनों को ही खरीदनी थी। अपने लिए कुछ शॉपिंग कर माही ने कबीर के लिए कुछ शर्ट ली। यार चल कहीं बैठकर कुछ खाते हैं, मैं तो काफ़ी थक गई। रिया ने कहा, हाँ यार कॉफ़ी पीने का मन हो रहा है, माही ने कहा और एक कॉफ़ी शॉप में चले गए। दोनों ने कॉफ़ी ऑर्डर की, साथ ही कुछ खाने को। यार मुझे तो फ्रेश होने की नीड हो रही है, तू रुक मैं अभी आई, रिया ने कहा और फ्रेश होने चली गई। माही इधर उधर नजरें घुमाकर कॉफ़ी शॉप को देखने लगी। बहुत ही आलीशान और खूबसूरती से बनी थी ये जगह। माही की नज़र जब सामने के शीशे पर पड़ी तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कबीर, ये बोलकर वो पलटी। कबीर एक कोने के टेबल पर किसी के साथ बैठा था। माही अपनी जगह पर खड़ी हुई और जब कबीर के सामने बैठी दिव्या को देखा तो वो हैरान रह गई। दीदी यहाँ दिल्ली में है, मुझे बताया भी नहीं, मुझसे मिलने भी नहीं आई और ये इन्हें इतने अच्छे से जानती हैं कि इनके साथ कॉफ़ी पी रही हैं। वो थोड़ा और आगे आई तो देखा कबीर ने दिव्या का हाथ अपने हाथों में थाम रखा था। ये देखकर माई की आंखें हैरत से फैल गई। वो फिर से अपनी जगह पर बैठी और खुद को संभाल कर दिव्या को फ़ोन लगाया। नंबर देखकर दिव्या ने कबीर की ओर देखा। कबीर ने कॉल रिसीव करने का इशारा किया। हेलो माही, कैसी है तू? दिव्या कॉल रिसीव करते हुए बोली। मैं ठीक हूँ दी, आप कैसी हैं? माही ने खुद को संभाल कर कहा। मैं एकदम बढ़िया, और बता कैसे कॉल किया? क्या मैं कॉल नहीं कर सकती दी? माही ने पूछा। नहीं माही, कैसी बात कर रही है? तेरा जब मन करे तू मुझे कॉल कर सकती है, दिव्या मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली। दी आप कहाँ हो? माही ने एकदम से सवाल किया। मैं कहाँ हो सकती हूँ इस वक्त, घर पर ही हूँ, दिव्या बोली। ये सुनकर माही की आंखों में नमी आ गई। दी आप इंदौर में ही हो ना? माही के ऐसे सवाल से दिव्या सकपका गई। हाँ माही, अब घर में हूँ तो इंदौर में ही होंगी ना, लेकिन तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं दीदी, मैं रखती हूँ, माही ने बड़ी मुश्किल से कहा और आंखों में रुके आंसू गालों पर आ गए। माही से अब एक पल भी वहां रुका नहीं गया। वो बदहवासी वहां सब कुछ छोड़कर मॉल से बाहर आ गई। कब तक माही से ये सच छुपाऊंगी? दिव्या ने कबीर की ओर देखकर कहा। जब तक सही समय नहीं आ जाता, कबीर ने कहा और दोनों कॉफी पीने लगे। रिया जब अपनी टेबल के पास आई तो माही को वहां ना देखकर परेशान हो गई। ये कहाँ चली गई? सारा सामान भी यहीं पड़ा है। रिया माही को कॉल करने लगी, लेकिन माही कैब में बैठी रोए जा रही थी। उसका ध्यान फोन पर नहीं था। मैडम आपका फ़ोन कब से बज रहा है? कैब ड्राइवर की आवाज़ से माही अपने होश में आई। फ़ोन पर रिया का नाम देखकर उसने कॉल रिसीव किया और रिया कुछ बोलती उसके पहले ही माही बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी इसलिए मैं हॉस्टल आ गई। इतना बोलकर माही ने फ़ोन काट दिया और एक बार फिर से फपक पड़ी। रिया हैरानी से फ़ोन को देखने लगी। अजीब लड़की है, तबीयत ठीक नहीं थी तो अकेले क्यों गई? मुझे बताया भी नहीं, कॉल करके बुला ही लेती, रिया ने कहा और सारा सामान समेट कर वो भी बाहर आ गई।
क्यों दी? आपने झूठ क्यों बोला? आखिर झूठ बोलने की ज़रूरत ही क्या थी? क्या छुपा रहे हो आप दोनों? माही बोली। इस समय उसका मन हज़ारों शंकाओं से घिर गया था। उसने कुछ याद करते हुए कहा, इसका मतलब इसके पहले भी जितनी बार मुझे कबीर के साथ कोई दिखा था, वो आप ही थी। मेरा कोई भ्रम नहीं था। वो मेरी कोई गलतफ़हमी नहीं थी, वो आप ही थी। उस दिन पापा ने भी कहा था कि आप कहीं बाहर गई हुई हो। आप दोनों अक्सर एक-दूसरे से मिलते हो, लेकिन ये छुप-छुप कर मिलने का क्या कारण है? ऐसा क्या है जो आप दोनों को सबसे छिपकर मिलना पड़ रहा है? माही के मन में कई सवाल थे जिनके जवाब नहीं थे उसके पास। माही हॉस्टल पहुंच गई और अपने रूम में आकर बिस्तर पर गिरकर जोर जोर से रोने लगी। कुछ देर बाद रिया भी रूम पर पहुंची। माही को ऐसे लेटा देखकर वो माही के पास आई और उसको छू कर बोली, माही तू ठीक है? क्या हो गया तेरी तबीयत को? माही तुरंत उठकर रिया के गले लगकर फिर से एक बार रो पड़ी। उसे ऐसे रोते देखकर रिया घबरा गई। है माही, क्या हुआ? तू ऐसे रो क्यों रही है? बता मुझे क्या हुआ? देख मुझे डर लग रहा है, कुछ तो बोल। रिया उसकी पीठ सहलाते हुए बोली। माही ने किसी तरह खुद को संभाला और अपने आंसू पोंछकर बोली, कुछ नहीं, बस सिर में बहुत दर्द है। सिर में दर्द है? सिर में दर्द की वजह से तू ऐसे रो रही है? रिया हैरानी से बोली। हाँ, सिर दर्द से फटा जा रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए आंसू आ गए। माही की बात पर रिया उसे अविश्वास से देखते हुए बोली, बस आंसू आ गए? अरे तू जैसे रो रही थी ना, मेरी तो जान सूख गई। ऐसा लगा जैसे बहुत दर्द में है तू। हाँ, दर्द में तो हूँ, सिर के दर्द में। माही मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली। तो रिया भी फीका सा मुस्कुरा दी। मैं मुंह धोकर आती हूँ, माही बोली और वॉशरूम में आकर पानी चलाकर एक बार फिर आंसुओं का बांध टूट पड़ा। तुझे क्या बताऊं रिया, कि दर्द सिर में नहीं दिल में हो रहा है, और दर्द देने वाले भी अपने हैं। मेरी अपनी बहन और मेरा पति, किसी को क्या बताऊं मैं? पता नहीं दोनों क्या छुपा रहे हैं मुझसे। माही मुंह धोकर बाहर आई। दोनों डिनर के लिए मेस में आ गई। रिया तो खाना खा रही थी, लेकिन माही प्लेट में सिर्फ चम्मच घुमा रही थी। माही क्या हुआ, तू खाना क्यों नहीं खा रही? रिया ने पूछा। मेरा मन नहीं है रिया, मैं रूम पर जा रही हूँ, तुम आ जाना। माही वहां से जाने लगी। माही को जाता देख राघव ने उसे बहुत आवाजें लगाई, लेकिन उसने एक न सुनी। इसे क्या हुआ सुनकर भी अनसुना कर दिया। राघव ने रिया से पूछा, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है इसलिए चली गई। रिया ने कहा, तबीयत ठीक नहीं? क्या हुआ? राघव बेचैनी से बोला। कुछ ज्यादा नहीं, बस सिर में दर्द है। रिया ने कहा, ओ ठीक है, तुम ख्याल रखना उसका, मैं कल मिल लूंगा। राघव ने कहा तो रिया ने सिर हिला दिया। राघव को माही के लिए इतना परेशान देखकर रिया बोली, एक बात कहूँ राघव? हाँ बोलो, बुरा मत मानना, लेकिन बहुत गलत जगह दिल लगा लिया हो। रिया ने कहा तो राघव उसे हैरानी से देखने लगा। टू बी कंटिन्यूड।